राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस धरती पर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन तो पर्याप्त है, लेकिन उसकी लालचों को पूरा करने के लिए नहीं। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या आज हम अपनी जरूरत तक ही सीमित हैं? दरअसल औद्योगिकरण ने हमें विविधतापूर्ण जीवन दिया है, जिसमें विलासिता है, जरूरत भी है तो लालच भी है। इसे बनाए रखने के लिए हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि बम, साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बम, साइक्लोन और उससे जुड़ी तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए है। वे लोग जो यूपीपीसीएस देना चाहते हैं, उनके लिए संस्कृति आईएएस टेस्ट सीरीज लेकर के आई है प्रीलिम्स का। उसे 29 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। वे सभी छात्र जो दिल्ली या प्रयागराज सेंटर पे हैं, वहीं पे उसका एग्जाम दे सकते हैं। 15 टेस्ट इसमें रखा गया है, 12 जो है आपका समान अध्ययन का है और 3 सी सेट का। इसकी शुल्क जो रखी गई है वह केवल 6000 है। इसमें जो प्रथम 200 छात्र नामांकन लेंगे उनके लिए केवल 3000 ही शुल्क रखी गई है, यानी कि 50% डिस्काउंट। और इसे आपको लेना है तो जल्द से जल्द नामांकन लेके प्रथम 200 में अपने नाम को दर्ज कराना होगा। और जो संस्कृति आईएएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए 2000 ही फी रखा गया है। वे लोग जो कभी ना कभी यूपीपीसीएस का मेंस लिख चुके हैं उनके लिए शुल्क 1000 ही रखा गया है। तो यह तो थी सूचना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, सुर्खियों में क्यों है? बम, साइक्लोन की चर्चा की गई। आप जानते हैं कि अभी यूएस और कनाडा, कुछ मेक्सिको का भी क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फीली तूफान आई है, जिसे बम साइक्लोन कहा गया है। तो ये क्यों हुआ है, इसके क्या कारण है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको मैं क्षेत्र बता देता हूँ। देखिए, ये कनाडा का क्षेत्र है और ये यूएसए पड़ता है। थोड़ा सा आप इसे मेक्सिको का एरिया भी देख सकते हैं। तो यह जो साइक्लोन है वह क्षेत्र में कनाडा और जो यूएसए है उसके क्षेत्र में आया है। इससे आप देख सकते हैं यह जो तूफान उठा है, ये समुद्री तूफान यहाँ से और इस क्षेत्र में इस तरह से ये जनजीवन को प्रभावित किया है। इसने इस लेवल पर यहाँ के जनजीवन को प्रभावित किया है कि अमेरिका के तकरीबन 60% जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। स्कूल बंद हैं, यातायात बंद हैं, जो फ्लाइट थे वो सभी कैंसिल हो चुके हैं। ऐसे लोग जो कार से कहीं जा रहे थे, ऐसी बर्फबारी हुई, इतनी तेज़ तूफान कि वो कार में ही जम गए। कितनी लाशें मिली हैं? करीब 60-70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इससे। तो ये काफ़ी मुश्किलें वहाँ के लोगों के लिए खड़ा कर दिया है। बिजली गुल है। अब अगर बिजली गुल है तो अभी आप समझ सकते हैं कि जनजीवन कैसा रहा होगा। तो वह यहाँ की स्थिति क्यों ऐसी हुई है, ये बम साइक्लोन क्यों आई है, क्या इसकी प्रक्रिया है, जरा सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, बम साइक्लोन जो है दरअसल ये ठंडे के मौसम में आता है। अब जैसे हरिकेन आप जानते हैं जो वहाँ यूएसए में आया भी था, तो हरिकेन जो है गर्मी का एक साइक्लोन है जो गर्मी के मौसम में आता है। लेकिन ये जो बम साइक्लोन है वो ठंडी के मौसम में आता है और इसकी जरा प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि सी लेवल का जो ये वाटर होता है वहाँ गर्म वायु मिलती है, तो गर्म वायु वहाँ से चल रही है, ठीक है। और यह क्षेत्र जो आप जानते हैं, जो यूएसए है, कनाडा है, ये जो है नॉर्थ पोल की तरफ है। तो यहाँ से क्या होगी, ठंडी वायु आ रही है, ठीक है। तो गर्म वायु और ठंडी वायु एक जगह आकर के टकराती है। यहाँ मान लीजिए ये दोनों टकराई, तो यहाँ एक फ्रंट क्रिएट हो जाएगा इस जगह पे। और जहाँ भी फ्रंट क्रिएट होगा उसके केंद्र में, ये देखिए ये केंद्र है, इस केंद्र में एक जो है निम्न दाब का वायु क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ से जब लो प्रेशर क्रिएट होगा इस एरिया पे, तो यहाँ से गर्म वायु जो है वह ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे वायु गर्म वायु ऊपर की तरफ उठ रही है तो वायु क्या होगी, संघनन होती चली जाएगी, बूंदों में कन्वर्ट होती चली जाएगी और आगे और ऊपर उठने पे वायुमंडल में यह क्या होगी, बादल का रूप ले लेगी, ठीक है। अब जब यहाँ बादल हो गया, ये वायु जो यहाँ से चली थी ये बादल का फॉर्म ले चुकी है, अब ये आगे वर्षा करेगी, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझनी है कि अगर ये वर्षा करती है, अब जिस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, अगर बारिश हो रही है और उस क्षेत्र का तापमान बहुत कम हो,
तापमान इतना कम हो कि वह 0 डिग्री सेल्सियस के हो या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। ठीक है, तो अगर इस तापमान पे वर्षा की बूंद गिरेगी तो वो बारिश के बूंद के फॉर्म में नहीं बल्कि वो बर्फबारी होगी वहाँ पे। और आप जानते हैं कि जो यूएसए है, कनाडा है, ये नॉर्थ पोल के पास है, ये दोनों क्षेत्र, जो मैक्सिको का ये पूरा हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वायु जैसे ही ऊपर गई है, गर्म वायु, वहाँ पर संघनन हुआ है, बादल जम गया है, अब बारिश की बूंद हुई है। लेकिन इस क्षेत्र का टेम्परेचर इतना कम है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो एक मापदंड है उससे सूटेबल है। इसीलिए यहाँ पे जो ये बारिश की बूंद हो रही है वो बर्फबारी के रूप में गिर रही है, और वो पूरे क्षेत्र पे, अब देखेंगे ये पूरे क्षेत्र पे ये बर्फबारी हो रही है। और ये बर्फबारी अब बहुत तेज गति से हो रही है। यहाँ समझने की ज़रूरत है, बर्फबारी तो हो रही है, हर जगह बर्फबारी होती है। जो शीत ऋतु होता है तो बहुत सारे जगहों पे होता है, यूएस में तो होता ही रहा है। लेकिन फिर इतना ये जो साइक्लोन है, बम साइक्लोन जो कह रहे हैं, फिर क्यों, अब इसको यहाँ समझना है। देखिए बर्फबारी बहुत तेज हो रही, इसका कारण है कि जो दबाव है हवा का वह 24 घंटे में, यहाँ समझना है कि 24 घंटे में 24 मिली बार तक एयर प्रेशर गिर चुका है, और यह बहुत तेजी से गिरता ही जा रहा है। इसकी जो इंटेंसिटी है यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बम्बोजेनिस एक प्रक्रिया है, इसके तहत क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में जो वायु का दबाव है वो बहुत तीव्र गति से गिरता चला जाता है, और वो लगभग मान लीजिए 24 मिली बार से नीचे आ गया। अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो फिर एक तरह का जो बर्फबारी है उसकी तीव्रता काफ़ी तेज हो जाती है। उस संदर्भ में क्या होता है कि नॉर्मल बर्फबारी नहीं होता है, वो तूफान आता है, बर्फ़ों का तूफान, और बर्फ़ों का तूफान को ही हमने कह दिया क्या, बम साइक्लोन कहा। ठीक है, अब जो ये मिली बार को समझ लीजिए, ये दबाव मापने का एक तरीका है, ध्यान रखिएगा, ये यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, उसका पास्कल होता है। और दबाव जितना कम होगा, ये जितना प्रेशर और कम होता जाएगा उतना ही जो तूफान है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। साइक्लोन, ये बम साइक्लोन है, और भी तीव्र गति से आएगा, और भी खतरनाक वो होता जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ेगी। अब जरा समझिए कि बम चक्रवात के प्रभाव क्या क्या है। बम चक्रवात हुआ, बहुत तेजी से बर्फबारी हुई, तो अब तटीय क्षेत्रों में ये हो रही है। तो तटीय क्षेत्रों में सबसे पहले तो देखिए तूफान आएगा, ठीक है, और दबाव एयर का और कम होता जा रहा है। तो तूफान आने से क्या होगा, तीव्रता के साथ तूफान आ रही है। अब उससे तटीय अपर्दन होगा, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है उसका अपर्दन हो रहा है, वो टूट रहे हैं। इससे कई बार क्या होता है कि जैसे ये तट है, मान लीजिए ये समुद्र, या यूएस का मान लेते हैं, तो ये समुद्रीय जो हवा है ये तूफान का रूप लेकर के बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ से बर्फबारी भी हो रही है, तो तटीय अपर्दन तो होगा ही, महासागरीय जल जो है वो भूमि पे आ जाएगा, और बाढ़ की समस्या भी बन सकती है, जो बनती भी रहती है। फ्लोरिडा जैसे क्षेत्रों को देखेंगे, अमेरिका का जो क्षेत्र है दक्षिणी, तो वहाँ पे इसकी स्थिति काफ़ी देखने को मिलती है, तटीय बाढ़ की समस्या होती है, और तीव्र वर्षण और बर्फबारी तो होती हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि यही इसका परिणाम है इसी का, कि अभी बम साइक्लोन जैसी स्थिति देखने को मिली है। अब देखिए जरा जनजीवन यहाँ का, कि इतनी तेज तूफान हुई है कि लोग घरों में जम गए हैं, जो जहाँ थे वहीं रह गए हैं, पूरा रोड जो है बंद हो चुका है, जो यातायात है बंद है, बिजली गुल हो चुका है, जितने काम धंधा सभी ठप हो चुका है। यहाँ तक कि क्रिसमस अभी बीता है, और क्रिसमस पे भी लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाए, जो जहीं थे घर में वहीं रहे। मतलब पहला जो काम अब वहाँ हो गया है अभी यूएसए में, कनाडा में, वह है जान माल को बचाना। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़े स्तर पर जान माल की क्षति देखी जा रही है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है फ्रीज हो चुकी है बर्फों में। अब देखते हैं कि इसका प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। ये जो बम साइक्लोन है इससे कौन कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ समझिए, ये कनाडा है और ये यूएसए है, ठीक है, ये मैक्सिको का हिस्सा हुआ। तो ये जो पूरा क्षेत्र हो गया ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा हो गया, और यह जो हो गया यह दक्षिणी अमेरिका हो गया, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इसके दोनों तरफ दो ओशियन है, एक है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, और एक अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अब इसका दोनों हिस्सा ले लीजिए, जैसे अटलांटिक ओशियन के आप उत्तरी भाग ले लीजिए और इसके दक्षिणी भाग भी ले लीजिए, ठीक है, और पैसिफिक ओशियन, तो ये जो उत्तरी अमेरिका है इसका पश्चिमी हिस्सा, यानी कि पैसिफिक ओशियन का क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम का हिस्सा। ठीक है, और यहाँ जो है लैटिन अमेरिका, इसका क्या है, जो दक्षिणी हिस्सा है, इसमें देखिए दक्षिणी, ये जो पैसिफिक ओशियन का दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, तो यह क्षेत्र, यानी कि यह जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में
जो भी देश या महाद्वीप आएंगे इस सब पे जो ये बम साइक्लोन है इसकी प्रकोप देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि कनाडा के इस क्षेत्र में भी, अमेरिका के इस क्षेत्र में भी, पश्चिमी क्षेत्र में भी और इधर पूर्वी क्षेत्र में भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिको में भी देखने को मिलेगा आपको, कुछ कैरेबियाई देश में देखने को मिल जाएगा, संभव है यह कई बार ऐसे आपको यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल सकती है। इसका कारण अटलांटिक ओशियन यहाँ यूरोपीय कंट्री के लिए और इधर पैसिफिक और अटलांटिक इनके सभी के लिए। तो यह 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पे बम साइक्लोन देखी जाती है, अधिक से अधिक देखी जाती है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले हरिकेन की चर्चा की था कि हरिकेन चक्रवात जो है वह गर्मियों के दिनों में आती रहती है, लेकिन अभी साइक्लोन से जो ये बम साइक्लोन है जरा इससे तुलना करके देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। पहली बात तो वही कि जो है सर्दियों में या वसंत ऋतु में इसकी शुरुआत होती है, सर्दियों में होती है और यह गर्मियों में होती है। अब इसका सीधा एक कारण है कि ठंडी हवा जो है वो तूफानों के गति को बहुत तेज कर देती है और यहाँ जो है ठंडी हवा अगर हरिकेन के मामले में देखें गर्मी के मौसम में तो तूफान की जो गति है ना उसको कमज़ोर करती है। यह जो है मध्य से उच्च अक्षांश की घटना है। मध्य से उच्च अक्षांश का मतलब हुआ जो 30 से 60 डिग्री का जो अक्षांशीय क्षेत्र है वहाँ पे, और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की घटना है। इसे आप देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिमी अटलांटिक, उत्तर पश्चिमी प्रशांत, जैसा अभी हमने मैप में देखा था, इन क्षेत्रों में पाया जाता है और ये विशेष करके महासागरीय क्षेत्र जहाँ भी है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये शीतकोर तूफान हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका केंद्र जो है बाहरी परिवेश से अपेक्षाकृत ठंडा होता है। किसमें? ये बम साइक्लोन में। लेकिन हरिकेन में आप देखेंगे कि इसका जो तूफान का कोर है वह गर्म होता है। इसका मतलब है केंद्र जो है बाहरी परिवेश से अपेक्षाकृत गर्म होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। हालांकि ध्यान रहे कि हरिकेन हो चाहे बम साइक्लोन हो, दोनों ही बहुत खतरनाक तूफान है। हरिकेन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तूफान है और बहुत बड़े स्तर पे जान माल की ये क्षति करता रहा है। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा तो है। आपको ध्यान होगा कि जब यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा था कि वो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं। उनका मानना था कि क्लाइमेट चेंज जो है एक मिथक बातें हैं, ये वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही तर्क देते हुए वो पेरिस समझौता में अमेरिका को बाहर कर लिए थे। हालांकि फिर जो बाइडेन की सरकार आई और फिर पेरिस समझौता में उनकी अमेरिका की एंट्री होती है। जब ये आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं, तो इस तरह की घटनाओं से आप समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या। देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर आपको देखेगा कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वह वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है। इसका कारण सीधा सीधा क्या होगा? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज जैसा ही बढ़ेगा वायुमंडल में, तो इससे क्या होगा? जो टेम्परेचर है वायुमंडल का वह बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? जो ग्लेशियर है उसके पिघलने की दर बढ़ जाएगी, और ग्लेशियर पिघलेगा तो जो महासागरीय जल है, महासागर में जो जल की स्थिति है उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी आएगी अचानक से। जो रेगुलर होना चाहिए वो अचानक से आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस तरह का पूरा जो एक भौगोलिक परिस्थिति है वो पूरा बदल सा जाएगा, पूरा घटना बदल जाएगा, और फिर इसी तरह की जो परिस्थितियां हैं देखने को मिलेगी। कभी हरिकेन तूफान आएगा, साइक्लोन, तो कभी बम साइक्लोन जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, और इसी तरह से जान जीवन की हानि होती रहेगी। तो इसमें हम सबों को समझने की ज़रूरत है, सभी देशों को, चाहे वो पेरिस समझौता में शामिल हैं या नहीं है, सभी को, कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए अभी से सोचना शुरू करें, उस पर काम करना शुरू करें, नहीं तो यह समस्याएं और भी अधिक बढ़ते चली जाएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक प्रैक्टिस प्रश्न के तरफ, और प्रश्न आज मेंस का है और 250 शब्दों में आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। बम चक्रवात, यानी कि जिस चक्रवात की अभी हम चर्चा किए हैं, बम साइक्लोन, उसी पे प्रश्न है। बम चक्रवात की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए, जो उत्पत्ति की चर्चा होती है कि क्यों बम साइक्लोन है, जो मैंने ग्राफ से अच्छे से दिखाया आपको, उत्पत्ति की चर्चा करते हुए आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न अन्य चक्रवात की, जो और भी चक्रवात हैं जैसे हरिकेन की मैंने बताया, इसके अलावा भी और भी हैं, चक्रवात की विशेषताओं से तुलना करना है आपको। ठीक है, ये 250 शब्दों में आपको लिख के देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस टॉपिक पे जो हमने चर्चा किया यह आपके पठन पाठन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जल्दी हम नए टॉपिक पे फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।